हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपके साथ ओपी तुर्किया और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th के चैप्टर 5 को, प्राथमिक क्रियाएं। तो इस चैप्टर में हमने पीछे अलग अलग कृषि के प्रकारों को पढ़ा है और आगे हमें इस चैप्टर का ये वाला लास्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे सहकारी कृषि के बारे में और खनन के बारे में। तो शुरू करते हैं हम हमारा चैप्टर। सर, सहकारी कृषि। तो सहकारी कृषि क्या होती है? जब कृषक कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य करना अगर संपन्न करता है तो उसे सहकारी कृषि करते हैं। मतलब कि क्या होता है, बहुत सारे कृषक हैं वो इकट्ठा होकर क्या करते हैं, एक संस्था बना लेते हैं और उसके अंतर्गत है वो कृषि कार्य करते हैं। ठीक है। सहकारी, इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत फार्म होते हैं वो अक्षुण्ण रहते हुए सहकारी रूप में कृषि की जाती है। यानी इसमें व्यक्तिगत फार्म होते हैं वो क्या होते हैं, उनका ज़्यादा कोई महत्व है वो नहीं रह जाता, वो इकट्ठे होकर कृषि है वो करते हैं। और सहकारी की जो संस्था होती है कृषकों को सभी रूप से सहायता करती है, चाहे उनको क्या होता है किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो। जैसे इसकी सहायता कृषि कार्य में आने वाली सभी चीज़ें, जैसे उनको कुछ खरीदना हो, कृषि उत्पाद हो, उचित मूल्य पर बेचने के लिए, सस्ती दरों पर खरीदने के लिए, या जो प्रसंस्कृत साधनों यानी जो उसको प्रोसेस करने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होती है। मान लीजिए गेहूं से आटा बनाने के लिए उनको मशीनें चाहिए, तो ये चीज़ें भी क्या है वो सहकारी जो संस्था होती है उनको दिलवाती है। किनको? जो कृषक होते हैं जो उस सहकारी संस्था के अंडर में आकर कार्य करना चाहते हैं। ठीक है। और सहकारी आंदोलन का एक शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ था आज से, और पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली में क्या है ये बहुत सफलतापूर्वक चला था। और सबसे अधिक सफलता इसे बाद में क्या है डेनमार्क में मिली थी। सबसे ज़्यादा जो सफलता है इसको डेनमार्क में मिली थी, जहाँ प्रत्येक कृषक है वो इस सहकारी संस्था का सदस्य है। डेनमार्क में यह आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा, जहाँ व्यावहारिक रूप से प्रत्येक कृषक इस आंदोलन का सदस्य रहा। ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें 5 मार्क्स का। जैसे यहाँ पर कंपैरिजन पूछा जाएगा कि सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि में क्या अंतर है। तो आगे बढ़ते हैं। सहकारी कृषि उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें क्या होते हैं बहुत सारे किसान इकट्ठा होकर के एक संस्था बना लेते हैं और उस संस्था के अंतर्गत ही कृषि कार्य करते हैं। चाहे उनको उत्पाद बेचने हो तो वो उस संस्था में बेचेंगे, अगर उनको कुछ सामान खरीदना हो, लोन लेना हो, या कृषि से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ खरीदनी है तो उस संस्था से ही खरीदी जाती है। ठीक है। फिर है सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि क्या होती है? इस प्रकार की कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। यानी सभी लोगों पर और जो पूरा संगठन होता है उसके ऊपर आधारित होता है। और कृषि का यह एक प्रकार है जिसमें कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ से प्रारंभ हुआ था। पूर्व सोवियत संघ किसको बोलते हैं? जो आज के समय में रूस है। और 1990 से पहले क्या होता था, रूस के अंतर्गत है बहुत सारे देश और इंक्लूड होते थे, जिसमें यूक्रेन है, बेलारूस है, जो कजाकिस्तान का जो एरिया है वो देश भी क्या है रूस में थे। बहुत सारे 20 के लगभग देश थे। वो क्या हुआ 1990 में आज़ाद हो गए थे, रूस से अलग हो गए थे। तो वो जो पूर्वी सोवियत जो संघ है, जिसको यूएसएसआर बोला जाता था, उससे सामूहिक कृषि वो शुरू हुई, जहाँ कृषि की दशा सुधारने और उत्पादन में वृद्धि व आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि है वो प्रारंभ की गई थी। इस प्रकार की सामूहिक कृषि को सोवियत जो संघ था उसमें क्या कहा जाता था? कोल खोज है वो कहा जाता था। कोल खोज कहा जाता था। ये नाम भी याद रखना आप। इसमें 1 मार्क्स में सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कोल खोज से आप क्या समझते हैं या कोल खोज का क्या अर्थ है? तो ये एक तरह की सामूहिक कृषि है। जो रूस में किसान है, कृषक है, वो सामूहिक श्रम में और इकट्ठे होकर के करते हैं। सभी कृषक क्या करेंगे, अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन, श्रम को मिलाकर के कृषि कार्य करते थे और अपनी दैनिक अवस्थाओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में भी रखते थे। यानी सामूहिक कृषि में क्या होता था, कुछ तो कृषि के अंतर्गत अपने लिए रख लेते थे, थोड़ी बहुत जमीन जो भी उनके पास थी, और बाकी की क्या है वो सामूहिक कृषि के अंतर्गत उनको रखा जाता था और उसी के अंदर वो कृषि करते थे।
ठीक है। आगे है खनन। खनन मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज की कई अवस्थाएं देखी जा सकती है, जैसे ताम्र युग यानी तांबे का युग, कांस्य युग और लौह युग। प्राचीन काल में जो खनिजों का उपयोग है वो औजार बनाने, बर्तन बनाने, हथियार बनाने तक ही सीमित था। इसका वास्तविक विकास है वो औद्योगिक क्रांति के पश्चात हुआ। औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरू हुई? यूरोप से, या जिसको आप कह सकते हो इंग्लैंड से शुरू हुई औद्योगिक क्रांति। उससे पहले जो खनिज होता था उनका मुख्य रूप से प्रयोग किस में होता था? औजार बनाने, बर्तन और हथियार बनाने तक ही सीमित था। बाद में जैसे हमने देखा है कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बनने लगी हैं, जो खनन कार्य के द्वारा जो भी हमें खनिज मिलते हैं उनसे, ठीक है। हमारे जो बेसिक आवश्यकता होती है, चाहे हमें सुई से लेकर जो बड़ी से बड़ी मशीन तक होती है, वो किससे बनी होती है? खनिजों से बनी होती है। तो इसका जो विकास है कब प्रारंभ हुआ? वास्तविक विकास है वो औद्योगिक क्रांति के बाद है वो शुरू हो गया था। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक। खनन का मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, मान लीजिए कोई एरिया हमारे पास, ये मान लेते हैं हम झारखंड है, यहाँ से खनन का अर्थ क्या होता है कि उस क्षेत्र में से जो भी खनिज पाया जाता है उसको निकालना। उसके अलग अलग माध्यम होते हैं जो आगे दिए हुए हैं, चाहे वहाँ पर लोहा मिलता हो, चाहे वो आयरन ओर मिलता हो, चाहे वो कॉपर मिलता हो, कुछ भी मिलता हो, उससे निकालना कहलाता है। चूना पत्थर हो, ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हो, ठीक है, तो वो खनन कार्य के अंतर्गत आते हैं। अब उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? तो सबसे पहला है भौतिक कारक होते हैं, जिनमें खनिज निक्षेपों के आकार, श्रेणी एवं उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित करते हैं। आर्थिक कारक, जिनसे खनिजों की मांग, विद्यमान तकनीक, ज्ञान और उसका उपयोग, अवसंरचना के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी और यातायात और श्रम पर होने वाले व्यय आते हैं। यानी किसी भी क्षेत्र में अगर खनिजों को निकालने का काम अगर करना है तो निकालने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले क्या होगा, वहाँ पर निक्षेप का आकार देखा जाता है कि वहाँ पर उसका निक्षेप कितना है। निक्षेप का अर्थ होता है वहाँ पर उसकी कितनी मात्रा अंदर दबी हुई है या कितनी मात्रा में वो उपलब्ध है, उसका भंडार। फिर है श्रेणी, यानी उसकी जो स्तर है वो किस तरह का है। और उपस्थिति की अवस्था, वहाँ पर निकाला जा सकता है कि नहीं, या किस तरह से उसमें जब निकालेंगे तो कौन कौन सी समस्याएं वो पैदा होंगी, ठीक है। तो वो चीज़ है खनन को प्रभावित करती है। मान लीजिए किसी, हम मान सकते हैं कि जैसे समुद्र है, समुद्र के जैसे तली मेरियाना ट्रेंच की बात कर लेते हैं हम, अगर उस गहराई में अगर तेल पाया जाता है तो उसको निकालना है वो बहुत मुश्किल होगा। तो भौतिक कारक है उसको प्रभावित करते हैं। तो वो क्या है, दो कारकों पर निर्भर करता है। फिर आर्थिक कारक, खनिज की मांग। मान लीजिए जिस खनिज की मांग है वो ज़्यादा होती है तो खनन कार्य वो भी क्या होगा, उस चीज़ का अधिक होगा, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है। तकनीकी ज्ञान और उसका उपयोग भी कैसे? जैसे हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं हम। हाइड्रोजन वैसे तो क्या है, ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत हो सकता है, फिर भी क्या है, उसकी हमारे पास तकनीक नहीं है, ना ही उसका ज्ञान है। इसके कारण क्या है, हमारे लिए वो क्या है कि मुख्य खनिज है वो नहीं बन पाया है। कारण क्या है उसका? क्योंकि उसकी तकनीक है, उसको कंट्रोल करने की तकनीक है, वो अभी तक ज़्यादा विकसित नहीं हो पाई है। इसके अलावा जो अवसंरचना के विकास, यानी जो उसका जो सिस्टमेटिक वे से जो ढांचा तैयार किया, फैक्ट्री कारखाना लगाना, उसको लाने ले जाने के लिए या उसको बनाने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए क्या है, उपलब्ध पूंजी, यातायात और श्रम का होना भी क्या है, शामिल होता है। खनन को ये चीज़ भी प्रभावित करती है। जिस क्षेत्र में मान लीजिए पूंजी है, एग्जाम्पल बताता हूँ आपको मैं। मान लेते हैं हम अफ्रीका का कोई देश है, गाना देश है, मान लेते हैं हम ये अफ्रीका है। अफ्रीका का कीनिया देश है, वहाँ पर मान लेते हैं हमें एक नदी निकल रही है और उस नदी में क्या है, सॉरी नदी के नहीं, हम मान लेते हैं उसके अंदर अंदर क्या है, खनिज पाए जाते हैं या कोयला पाया जाता है, कोयले का भंडार है। पर उन देशों के पास है पूंजी, यातायात नहीं है। श्रम तो है उनके पास पर पूंजी यातायात नहीं है, तो वो क्या उसको निकाल पाएंगे खनन को, या उस खनिज को निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। बहुत सारे देश हैं अफ्रीका के जहाँ पर खनिज पाए जाते हैं पर उनका दोहन नहीं हो पाया। उसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर पूंजी और जो जो वहाँ पर तकनीक है और जो यातायात के साधन है वो विकसित नहीं हो पाए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ उसको प्रभावित है वो करती है। फिर आता है खनन की विधियाँ कौन कौन सी होती है, मतलब खनन कार्य जो होता है वो किस प्रकार से होता है। तो उपस्थिति के आधार पर एवं अयस्क की प्रकृति के आधार पर
खनन दो प्रकार की होती है, एक तो खनन होता है धरातलीय खनन और दूसरा होता है भूमिगत खनन। धरातलीय खनन को विवृत खनन भी कहा जाता है। विवृत क्या होता है, जिसको आप ओपन कास्ट कह सकते हो। ओपन कास्ट यानी कि जब मान लीजिए किसी धरातल पर यहाँ है, ये वाला धरातलीय भाग है, इसके नीचे यहाँ पर कोयला पाया जाता है, तो इसमें क्या करते हैं, इसको खोद लेते हैं हम, ऊपर मिट्टी को हटा देते हैं यहाँ से, और फिर क्या है, हमें खनिज निकालना है वो शुरू कर देते हैं। यानी ये धरातल है, इसके नीचे पाया जाता है, इस मिट्टी को हम हटा देते हैं, और हटाने के बाद क्या है, यहाँ से हम क्या है, खनिज निकालना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं विवृत खनन, यानी ओपन माइनिंग, खुली जो खान के द्वारा जब की जाती है उसको क्या बोलते हैं, विवृत खनन। यह खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका, क्योंकि इस विधि में सुरक्षात्मक और पूर्वोपायों और उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च की अपेक्षा निम्न और कम, और उत्पादन शीघ्र और अधिक होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ विवृत खनन क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पर पाया जाता है, इस क्षेत्र में यहाँ पाया जाता है खनन, तो इसमें क्या किया, इसमें ऊपरी जो मिट्टी है, चट्टान, उसको हटाया और खनिज है उसको क्या निकाल लिया। ठीक है, फिर है आगे इसी में, जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है, ये तो क्या है, धरातल में अगर ऊपरी भाग पर पाया जाता है, ज्यादा गहराई में न मिले, अगर वह ज्यादा गहराई में पाया जाता है तो क्या होता है, जब अयस्क धरातल के नीचे अधिक गहराई में पाया जाता है, अयस्क कोई भी हो सकता है, वो कोयले का है, लोहे का है, मैग्नीशियम का है, कोबाल्ट का, किसी भी तरह का हो, ठीक है, कॉपर हो, सिल्वर हो, या ग्रेनाइट हो, चूना पत्थर हो, तो अगर वो गहराई में पाया जाता है, इसके अलावा जो पेट्रोलियम पदार्थ हो, वो क्या होता है, गहराई में अगर पाए जाते हैं तो उनको क्या, भूमिगत और जो कुप्पी का खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। भूमिगत यानी अंडरग्राउंड है, उसको खोद करके है, या सुरंग बना करके है, उसके अंदर से क्या है, जाया जाता है, और वहां से क्या है, चीज़ों को निकाला जाता है। ओके, उनको क्या है, उसे उसके अंदर से निकाल लिया जाता है। और या कोई भी भूमिगत क्षेत्र हो, ठीक है, यहाँ दे रखा है जैसे इसमें कि यहाँ पर पाया जाता है कोई भी खनिज, उसको क्या है, कुप्पी का खनन है, उसके द्वारा लिफ्ट से है निकाल लिया जाता है। इस विधि में लंबवत कुप्प की गहराई तक स्थित होती है, जहाँ से भूमिगत गैलरियाँ खनिजों तक पहुँचने के लिए फैली हुई होती है या बनी हुई होती है, और इन मार्गों से होकर खनिजों का निष्कर्षण और परिवहन धरातल तक किया जाता है। यानी वो जमीन के अंदर पाए जाएंगे, मान लेते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, अंदर यहाँ तक निकाल लेंगे, उनको क्या, यहाँ से खोद कर मिट्टी को हटाकर और वो गहरा बना लिया कुआं, और उसके बाद क्या किया जाता है, उसको जो लिफ्ट के थ्रू या वहाँ पर क्या है, उसके अलग अलग गैलरी बना ली जाती है, और उसके माध्यम से उसको निकाला जाता है। ठीक है, या गहराई में सुरंग खोद कर, जैसे कि ये धरातलीय भाग है, यहाँ पाया जाता है, तो सीधा खोदने की बजाय क्या है, उसमें यहाँ से क्या है, एक सुरंग बना ली जाती है। ठीक है, उसमें क्या है, यहाँ से क्या है, उससे अब फिर खनिज निकाला जाता है, इसके अंदर से खनिज है वो निकाल लिया जाता है बाहर। ओके, तो ये चीज़ें हैं की जाती है किसमें, भूमिगत या कुप्पी का खनन में। खदान में कार्य करने वाले श्रमिक तथा निकालने जानने वाले खनिजों के सुरक्षित और प्रभावी आवागमन हेतु विशेष प्रकार की लिफ्ट या बर्मा, माल ढोने के लिए गाड़ियां, वायु संचार प्रणाली, यानी उस सुरंग में काम करेंगे तो हवा तो नहीं होगी वहाँ, तो वहाँ पर हवा की जो सुविधा है या जो ऑक्सीजन है प्योर है, उसकी भी क्या व्यवस्था है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है, आवश्यक होती है, यानी उसको वहाँ पर पहुँचाना पड़ता है, ये ज़रूरी कार्य है। और खनन का यह तरीका क्या जोखिम भरा भी है, क्योंकि जहरीली गैस है वो आग है या बाढ़ के कारण भी कई बार दुर्घटना होने का भय रहता है। जहरीली गैस फैल जाती है उसके अंदर से, कहीं से भी रिसाव हो सकता है, या कई बार क्या होता है, नीचे से पानी ओवरफ्लो, भूमिगत क्षेत्र से पानी आ जाता है, या कहीं से क्या पानी वो है फिल्टर होकर क्या दूसरे क्षेत्र से क्या वो आ सकता है उसके अंदर। ओके, तो ये चीज़ भी क्या है, इसको अफेक्टेड करती है, किसको, या इससे हम कह सकते हैं एक नुकसान होने की संभावना रहती है, दुर्घटना होने की संभावना रहती है। यहाँ पर यह भी लिखा हो कि क्या आपने कभी भारत में कोयला खदानों में आग लगने या बाढ़ के आने के विषय में पढ़ा है, तो अगर आप न्यूज़पेपर में पुराने कभी पढ़ते होंगे या आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं वो हो चुकी हैं। और इस तरह की घटनाएं सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, जैसे न्यूज़ में चलता रहता है बहुत बार कि जब कुप्पी का खनन होता है या सुरंग में काम करते हैं तो बहुत सारे जो
मजदूर होते हैं उसमें काम करने वाले होते हैं, वो क्या होता है, छत कोलैप्स हो जाती है कई बार, मतलब कि जैसे खान बना ली गहरी और उसके अंदर से निकाल रहे तो ये छत है क्या कोलैप्स हो जाती है, गिर जाती है, यहाँ पर जो मजदूर है वो फंस जाते हैं जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो ये इस तरह की घटनाएं हैं, बहुत होती है भारत में तो होती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा चीन में होती है इस तरह की घटनाएं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह की घटनाएं हर दिन है होती रहती हैं। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश है उत्पादन की खनन और प्रोसेसिंग और शोधन कार्य से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इसमें श्रमिक लागत है अधिक आने लगी है, जबकि विकासशील देश अपने विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर अपने देशवासियों के उच्च रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं। अफ्रीका के कई देश, दक्षिणी अमेरिका के कुछ देश, एशिया में आय के साधनों का 50% तक खनन कार्य से प्राप्त होता है। कहने का अर्थ ये है कि जो विकसित देश है वो तो क्या खनन कार्य करते नहीं, कारण क्या है, पहली बात तो उसमें मशीनों से काम अधिक होता है, और इसके अलावा जो श्रमिक लागत है यानी श्रम की ज़्यादा आवश्यकता होती है, मजदूरों की आवश्यकता ज़्यादा होती है और वो वहाँ पर उपलब्ध है नहीं। और भारत समेत एशियाई और अफ्रीकी देशों में इस तरह की क्रियाएं होती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि भारत में जो श्रम शक्ति है या आप कह सकते हो युवा शक्ति है उसकी संख्या ज़्यादा है, या आप ये भी कह सकते हो बेरोजगारी है वो ज़्यादा है, लोगों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए क्या वो कम दाम पर या क्या है जो भी उनको वेजेज मिलता है, मजदूरी मिलती है, उस पर क्या है वो काम करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए क्या भारत जैसे देशों में जो विकासशील देश है वहाँ पर अभी भी क्या है खाने होती हैं या जो कॉपी का खनन होता है या जो माइन में काम करते हैं ये अभी भी चल रहा है और उसका प्रोडक्शन भी हो रहा है। इसके अलावा एशिया में आय के 50% से अधिक खनन से प्राप्त होता है। जैसे एशिया के कौन से देश, मुख्य रूप से हम बात करेंगे तो उसमें जो मिडिल ईस्ट के देश है जिसमें सऊदी अरब है, यूएई, यमन, ओमान, इराक, ईरान, इन देशों में क्या है खनन से यानी जो पेट्रोलियम पदार्थ निकालते हैं उनसे उनकी इकोनॉमी चलती है, पर विकसित देशों में ऐसा नहीं है अभी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर में भी कंप्लीट। और इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है, और बाकी वर्क आपको है ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ओके, टेक केयर, बाय।